राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग जनवरी 2025 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। और जनवरी 2025 का जब करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर, यानी कि 6 महीने के करंट अफेयर का द एंड हो जाएगा। उसके बाद अपन जुलाई से आगे की तरफ पढ़ेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर, जैसे जैसे मंथ आते जाएगी वैसे वैसे करंट अफेयर पढ़ते जाएंगे। ठीक है, वही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। मित्रों, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो कि रिलीज की जाती है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग क्या है? इंडियन गवर्नमेंट की एक थिंक टैंक है। ठीक है, तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा रिलीज की जाती है हर साल। और इस साल 2025 की जो रैंकिंग आई है, यानी कि 2024 का टोटल एनालिसिस करने के बाद, तो उसमें पहला रैंक है उड़ीसा का, दूसरा छत्तीसगढ़ का और तीसरा गोवा का। ठीक है, याद रखेंगे आप। मतलब फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में 2025 की रैंकिंग में टॉप 3 जो स्टेट है उनके नाम है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, माउंट ईबू। आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि माउंट ईबू क्या है, तो आप बताओगे कि एक एक्टिव स्ट्रेटो वोल्कानो है। और दूसरी बात पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप आंसर करोगे कि इंडोनेशिया में लोकेटेड है। ठीक है, और स्पेसिफिक प्लेस पूछ लिया जाएगी कहाँ पे है, तो नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ हालमहेरा। यहाँ पे हालमहेरा है आइलैंड पे, नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ हालमहेरा आइलैंड। ठीक है, तो माउंट ईबू के बारे में आपको पता लग गया कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इंडोनेशिया में, और एक एक्टिव स्ट्रेटो वोल्कानो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मित्रों, एशियन गेम का 20वां एडिशन इस बार कहाँ पे खेला जाएगा, तो 2026 में एशियन गेम का 20वां एडिशन है, जो कि जापान में आयोजित की जाएगी। और जापान ने इससे पहले 1994 में भी एक बार होस्ट कर चुका है एशियन गेम को। तो एशियन गेम का 20वां एडिशन इस बार जापान में होगा। ठीक है, जापान में होगा। ठीक है, और 20वां एडिशन कब खेला जाएगा? 2026 में। अभी 2025 चल रहा है। ठीक है, और जापान क्या इससे पहले भी कभी होस्ट कर चुका है? तो जी हाँ, एक बार और पहले होस्ट कर चुका है 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, अमिताभ कांत ने एक पुस्तक लिखा है। अमिताभ कांत ने एक पुस्तक लिखा है, और पुस्तक किसके बारे में लिखा है? तो इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एंड समिट के बारे में लिखा है। अमिताभ कांत जी ने एक पुस्तक को लिखा है, और पुस्तक में किसके बारे में चर्चा की गई है? इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एंड समिट का। तो इस पुस्तक का नाम क्या है मित्रों? इस पुस्तक का नाम है हाउ इंडिया स्केल्ड MT G20। यहाँ पे ध्यान देना, स्केल्ड का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे SCALED होगा। ठीक है, तो हाउ इंडिया स्केल्ड MT G20 ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मित्रों, जैसे 2024 के हिसाब से, ठीक है, अब भारत में टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है, अब भारत में टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज है, और इसको मतलब मान्यता किसने दिया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। ठीक है, और इसके पहले मित्रों टोटल छः क्लासिकल लैंग्वेज हुआ करती थी। उन 6 में कौन कौन से थे? तमिल, कन्नडा, तेलुगु, मलयालम, यानी कि चार जो साउथ इंडियन की स्टेट है। ठीक है, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज है, तमिल, कन्नडा, तेलुगु, मलयालम, वो 4 हो गए। और फिर क्लासिकल लैंग्वेज में 2 था, सिर्फ संस्कृत और उड़िया। लेकिन 2024 में 5 ऐसे क्लासिकल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, जिनके नाम है पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली और असमीज। तो 5 इधर मिले और 6 पहले से। तो इस हिसाब से अब टोटल क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या 11 हो गई। आप ध्यान रखना, एकदम आसान है। पहले का तो आपका स्टाइल है तमिल, कन्नडा, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत, उड़िया, और नए में मिले हैं पाली, प्राकृत, काफ़ी एंशिएंट लैंग्वेज है, पाली, प्राकृत और मराठी, जहाँ पे अक्सर आप देखते होंगे कि वहाँ मराठी के लोकल लोग मराठी ना बोलने के लिए दूसरे को मारते हैं, गलत बात है। उसके बाद बंगाली, असमीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नासा और इसरो मिलके एक निसार मिशन बना रहा है। ठीक है, नासा और इसरो मिलके निसार मिशन पे काम कर रहे हैं। तो इसका प्राइमरी गोल क्या होने वाला है? तो मैं तो निसार मिशन का प्राइमरी गोल होने वाला है क्लाइमेट एक्शन को ऑब्जर्व करना। ठीक है, और निसार का पूरा मतलब क्या हुआ? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन। ठीक है, तो इस निसार मिशन का मेन काम है क्लाइमेट एक्शन को ध्यान में रखना, कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में पहले ही बता देना। देखो, भारत का एक लीजेंडरी स्पोर्ट पर्सन है जिसे कि टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह दिया गया है। ठीक है, तो उनका नाम है लिएंडर पेस। उनका नाम क्या है? लिएंडर पेस। मित्रों, लिएंडर पेस लगभग हर तरह के गेम को जीत चुके हैं टेनिस में। ठीक है, हर तरह के गेम टेनिस में जीत चुके हैं। और टेनिस में मेनली हर साल 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, और 4 ग्रैंड स्लैम जो भी अवार्ड है ये जीत चुके हैं। सिंगल्स का नहीं, डबल्स में और मिक्स में जीते हैं। याद रखना, सिंगल्स का इन्होंने नहीं जीता है, डबल और मिक्स में जीता है। ऑल ग्रैंड स्लैम, जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं सब। ठीक है, तो देखो, जो जिस फील्ड का बेताज बादशाह होता है, तो उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन भी बन जाती है। ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में उसको जगह दी जाती है। तो
टेनिस हॉल ऑफ फेम में भारत के एक मशहूर टेनिस प्लेयर है लिएंडर पेस, उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी एनआईपी, यह बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है। जैसे एक बार जो आपको बीमारी लग जाए तो उससे लोगों की जान भी चली जाती है अगर इलाज ना कराया जाए तो उससे प्रोटेक्शन के लिए, उसको बचाने के लिए भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। और ये इनिशिएटिव मेनली किनके लिए है? तो चिल्ड्रेन और प्रेग्नेंट वोमेन के लिए है। ठीक है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चिल्ड्रेन और प्रेग्नेंट वोमेन को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से बचाने के लिए एक भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, तो अब आपके मन में डाउट होता होगा कि एनआईपी यानी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कौन कौन से डिजीज को कवर किया गया है। तो आइए मैं आपको बता दूं, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, पोलियो, मिजल्स, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस, डायरिया और न्यूमेरकल इन्फेक्शन। ठीक है, यहाँ मैं लिख दिया हूँ कौन कौन से टीका इनको लगते हैं। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस को बीसीजी वैक्सीन लगती है, और पोलियो वाले को ओरल पोलियो वैक्सीन और ओपीवी आईपीवी लग जाते हैं। मिजल्स वाले को एमआर वैक्सीन। ऐसे आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 मित्रों, हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड क्या होती है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन इसमें एक है कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि पावर्ड बाई स्क्रैमजेट इंजन है, तो इसकी स्पीड क्या होने वाली है? तो मित्रों, इसकी स्पीड होने वाली है मैक 5 के स्पीड से ये चलेगा। ठीक है, मैक 5 के स्पीड से चलेगा। तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि पावर्ड बाई है स्क्रैमजेट इंजन, तो ये जो ट्रैवल करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? तो मैक 5 के स्पीड से ट्रैवल करेगा हाइपरसोनिक मिसाइल पावर्ड बाई स्क्रैमजेट इंजन। याद रखना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मित्रों पहला क्वेश्चन आपका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स था, जो कि भारत की एक इंडियन गवर्नमेंट की थिंक टैंक है नीति आयोग, उसने लॉन्च किया था। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये पब्लिश करता है कंसर्न, ध्यान रखना, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ है। याद रखना, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ है। ये दो कंपनियां हैं जो कि ज्वाइंटली पब्लिश करती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। तो इसमें इंडिया का रैंक है 105 और 105 रैंक है। टोटल 125 कंट्री पे अध्ययन किया गया, जिसमें भारत की रैंक निकल के आई 105। ठीक है, देखो आरबीआई ने फ्रॉड को रोकने के लिए ट्रांजैक्शनल कॉल और प्रमोशनल कॉल के लिए एक स्पेसिफिक कोड बैंकों को डायरेक्ट किया है कि भाई आप इसी नंबर से कॉल करेंगे। जैसे कि अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉल हुआ तो बैंक की तरफ से आपको 1600 से कॉल आएगा, यानी कि उसका इनिशियल जो डिजिट होगा 1600। वैसे ही कोई बैंक अगर प्रमोशनल कॉल करती है तो 140 से होगा उनका इनिशियल नंबर 140, और बाकी में XX यानी बाकी कोई और नंबर हो सकता है। लेकिन इनिशियल प्रमोशनल कॉल की बात करें तो 140 और ट्रांजैक्शनल कॉल की बात करें तो 1600 से आएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है नासम। नासम क्या है कि अपना सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नासम का मतलब होता है नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, यानी कि सरफेस से हवा में मार करेगी। ठीक है, तो नसम क्या है मित्रों? एक शॉर्ट एंड मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि और सारे इक्विपमेंट के साथ लग के हवा में, यानी कि अगर बाहर से कोई अगर चीजें आती है तो उनको ये उड़ा सकती है बीच रास्ते में ही। इसी को बोला जाता है एयर डिफेंस सिस्टम। आप लोगों ने इजराइल के बारे में सुना होगा कि उनका डिफेंस सिस्टम आयरन डोम काफी इंपॉर्टेंट है। अब एसएसआई मंत्रा क्या है? अगला क्वेश्चन एसएसआई मंत्रा, मित्रों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ है कि जैसे कि एक टेली रोबोटिक एक है डबल एसआई या एसएसआई मंत्रा क्या है? भारत की पहली देसी सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम है। पहला देसी सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट कहीं और है और डॉक्टर कहीं और है, तब भी जाके सर्जरी हो सकती है वाया रोबोट। ठीक है, तो एसएसआई मंत्रा क्या है? इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम, मतलब कि भारत में निर्मित सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम होने वाली है। और इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। क्या बताया कि अगर पेशेंट कहीं और है और डॉक्टर कहीं और है, और डॉक्टर असिस्ट करेगा रोबोट को, रोबोट मतलब बड़े आसानी से वो सर्जरी कर देगा। तो क्या ऐसा कोई हुआ है? तो हाँ जी हाँ, ऐसा हुआ है। अब ऐसा एग्जांपल मिला कि जैसे कि पेशेंट जयपुर में थे और जो ऑपरेटिंग सर्जन थे और गुरुग्राम में थे, उसने एसएसआई मंत्रा से सक्सेसफुली ऑपरेशन हार्ट सर्जरी का कर डाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिलता जुलता है। मानव क्या है? तो मानव क्या है कि इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट। ठीक है, अब एक किसके द्वारा डिस्कवर किया गया मित्रों? ये 2014 में डिस्कवर किया गया था एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के द्वारा ये रोबोट किया गया था। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट। ठीक है,
आसान सा क्वेश्चन था, मानव के बारे में पूछा गया तो आप बता देना कि इंडिया का फर्स्ट 3D, और ये फर्स्ट है यानी कि आपको हर हाल में याद करना ही है। फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट कौन है, तो मानव है, ठीक है। और किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो असेट ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया है, कब, ईयर 2014। अगला क्वेश्चन मित्रों, ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 एक इंडियन लेडी को दिया गया, उनका नाम क्या है, तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, मेनली जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनको ही बेवकूफ़ बना के वो सत्ता में आती है, ठीक है। तो देखो, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर है उनके लिए और उनकी एम्प्लॉयमेंट यानी उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए 2 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। तो उन दो इनिशिएटिव के इसके लिए आपको बस नाम बताने हैं। तो पहला इनिशिएटिव क्या है, ई श्रम माइक्रोसाइट, याद रखना है, ई श्रम माइक्रोसाइट, और दूसरा है ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स, ठीक है, याद रहेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, इसके लिए मनसुख मंडाविया के द्वारा 2 इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। मनसुख मंडाविया हमारे यूनियन मिनिस्टर है। 2 इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है और 2 इनिशिएटिव है ई श्रम माइक्रोसाइट्स और दूसरा ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, भारत का वैसा कौन सा 2 सिटी है, भारत के कौन 2 सिटी है जिनको अभी ग्लोबल वेटलैंड सिटीज की लिस्ट में शामिल किया गया है, तो इंदौर और उदयपुर है। अब इनको कहा गया है कि ये वेटलैंड सिटीज में तो है, ग्लोबल वेटलैंड सिटीज में, और साथ साथ ही अपने अर्बन प्लान के साथ ही वेटलैंड को कैसे प्रिजर्व करे इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। तो इंदौर और उदयपुर आप आंसर करेंगे। मित्रों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार वाले के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो अभी होस्ट सिटी था, बिहार के ही 4-5 जिला इनका होस्ट सिटी था, जैसे पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय। और खेलो इंडिया यूथ गेम का जो पहला एडिशन था वो 2018 में हुआ था। तो इस तरह से आप काउंट करके बता सकते हैं कि जो अभी बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ था तो कौन सा एडिशन था, तो 7वां एडिशन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्रों, क्रू डेमो 2 मिशन में कौन सी 2 स्पेस एजेंसियां शामिल थी, तो एक तो नासा थी और दूसरा स्पेस एक्स, दोनों यूएस के ही कंपनियां हैं, ठीक है, स्पेस एजेंसी है। तो क्रू डेमो 2 मिशन में कौन सी 2 स्पेस एजेंसियां शामिल हुई थी, तो नासा और दूसरा है स्पेस एक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्रों, ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान से सुनना, ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार भारत से यूके ने अब तक कितने ट्रिलियन डॉलर रुपए लेके चला गया है, और टाइम ड्यूरेशन मैं बता रहा हूँ आपको, 1765 से 1900, यानी कि ऑक्सफैम के रिपोर्ट के अनुसार यूके भारत से टोटल कितने रुपए 1765 से 1900 के बीच, यानी लगभग 135 ईयर में कितने रुपए यहाँ से लूट के ले गया, ठीक है। तो आपका आंसर है 64.82 ट्रिलियन डॉलर। और इतना मैं आपको बताऊं, भारत की अभी इकोनॉमिक साइज 5 ट्रिलियन डॉलर के ही आसपास है, ठीक है। और यूएस की अगर इकोनॉमिक साइज की बात करें तो 50 ट्रिलियन डॉलर के अप्रॉक्स है। चाइना की अगर इकोनॉमिक साइज की बात करें तो 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, ठीक है। तो समझो भारत से कितने पैसे वो लेकर गए, यानी कि दो जो सुपर पावर है पैसे के मामले में, चाइना और यूएसए, उससे हम कई गुना ज्यादा अमीर रहते हैं अगर ये पैसा लूट के नहीं ले गया रहता। तो मित्रों एक बात और समझना, यूके का मतलब क्या है, यूके से बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि यूके का मतलब इंग्लैंड होता है। जी नहीं, यूके का मतलब आपको है इंग्लैंड, पहला तो इंग्लैंड, फिर आपको इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड, ठीक है, उसके बाद वेल्स करके आता है वेल्स, फिर नॉर्दर्न आयरलैंड, ध्यान रखना नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये 4 देशों को मिला के यूनाइटेड किंगडम बनता है, और जो पैसा गया है तो इन 4 देशों में पैसा गया होगा। अगला क्वेश्चन मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का यानी कि संसार का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल कहाँ पे बना है, तो चाइना में बना है। और जगह की बात करें तो जगह कौन सा है, जिनजियांग, इसको क्या पढ़ते हैं, जिनजियांग, ठीक है। और ये माउंटेन में बनाया गया है, तियानसेन सेंगिल टनल, और तियानसेन क्या है, एक माउंटेन भी है, तियानसेन सेंगिल टनल। ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 22.13 किलोमीटर, ठीक है, याद रखेंगे। अब इसके लिए याद रखना कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल कहाँ पे है, तो चाइना के जिनजियांग में है, और इसका नाम क्या है, तियानसेन सेंगिल टनल। और एक और बात ध्यान रखना, तियानसेन क्या है, यही माउंटेन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इंडिया का वो कौन सा सिटी है जिसे फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया गया है, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है,
यूनेस्को के द्वारा, और उस सिटी का नाम है कोझिकोडे, और एक केरला में है कोझिकोडे, ठीक है, ध्यान रहेगा कोझिकोडे। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राफा क्रॉसिंग। तो ये राफा क्रॉसिंग दो देशों को जोड़ता है, इजिप्ट और गाजा को। किन दो देशों को? इजिप्ट और गाजा को। और ये भी सुन लो कि इजिप्ट के कौन से पार्ट में, तो इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है और गाजा स्ट्रिप, इनको ये जोड़ता है कौन? राफा क्रॉसिंग। इनको कौन जोड़ता है? राफा क्रॉसिंग। इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप को तो हम बोल सकते हैं कि राफा क्रॉसिंग कनेक्ट टू कंट्रीज नेमली इजिप्ट एंड गाजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्रों, अगला क्वेश्चन ग्रैंड स्लैम से है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का ग्रैंड स्लैम अवार्ड मेल और फीमेल का किसने किसने जीता? तो मेन सिंगल्स का, मैं सिंगल्स की अभी बात करूंगा, मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स का। तो मेन सिंगल्स का जो विनर है, इटली से इनका संबंध है, इटली देश से आते हैं, इनका नाम है जैनिक सिनर, ठीक है, जैनिक सिनर। तो जैनिक सिनर, और ये 2024 के विनर है, डिफेंडिंग चैंपियन है। इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। और इसी तरह से वुमेन सिंगल की बात करें तो मेडिसन की ने आर्याना सवालेंका को हराकर वुमेन सिंगल्स का टाइटल अपने नाम कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि धनौरी वेटलैंड कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट था, वुमेन्स एंड मेन सिंगल्स का। कौन का? ऑस्ट्रेलियन ओपन का। तो आप याद रखोगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस और वुमेन्स सिंगल का खिताब किसने किसने जीता? तो मेंस पे जो जीते हैं वो डिफेंडिंग चैंपियन है, उनका नाम है जैनिक सिनर। ये इटली से आते हैं, ठीक है, ये इटली से आते हैं जैनिक सिनर। और वुमेन्स की बात करें तो मेडिसन की। मेंस में कौन से आ गए? ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैनिक सिनर, ठीक है, ये मेंस के हो गए। और वुमेन्स की बात करें तो मेडिसन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 होता मित्रों। 26 क्वेश्चन भारत रत्न से रिलेटेड है, और सिविलियन भारत के, अगर सिविलियन के वार्ड की बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पे है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1954 में हुई थी। और एक किन फील्ड में दिया जाता है? तो आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज में दिया जाता है। आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज में दिया जाता है। और मित्रों इस बार टोटल 5 आदमी को मिला, टोटल 5 आदमी को मिला ये अवार्ड। कौन सा अवार्ड? भारत रत्न अवार्ड। और 5 आदमी को आमतौर पे नहीं मिलता है, लेकिन 2020 से 2023 के बीच किन्हीं को मिला नहीं था। इसलिए भारत सरकार ने रिकमेंड किया कि इस साल 5 लोगों को दिया जाएगा। और 5 लोगों में क्रमशः कौन कौन से हैं? तो कर्पूरी ठाकुर, एल के आडवाणी जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन। तो इसमें 4 तो पॉलिटिकल लोग ही हो गए, और एक जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो एम एस स्वामीनाथन को मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज रिलेटेड है मित्रों, सूर्य किरण एक्सरसाइज। ये हमेशा इंडिया और नेपाल के बीच होता है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखना। सूर्य किरण ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और हर साल एक्सरसाइज होती है। अगला क्वेश्चन मित्रों, अगला क्वेश्चन वेव 2025 समिट से है। वेव 2025 समिट में है, जिसमें ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में चर्चा किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑरेंज इकोनॉमी बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो इसका ये मैं कलर चेंज करता हूँ, ये ठीक है। ये देखो, ये ऑरेंज इकोनॉमी होता क्या है? देखो, ऑरेंज इकोनॉमी रिप्रेजेंट करता है इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को, स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन को, और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो वेव 2025 समिट जो हुआ था वो इम्फेसाइज किया किसमें? ऑरेंज इकोनॉमी के इंपॉर्टेंस को। और ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इंडिया के कल्चरल हेरिटेज से, स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन से, और क्रिएटिव इंडस्ट्री से, ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्रों, यूएस में गूगल मैप गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ मेक्सिको ना कह के गल्फ ऑफ अमेरिका कहेगा, ठीक है। यूएस में गूगल मैप, पहले क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट में जो गल्फ ऑफ मेक्सिको था उसको गूगल मैप गल्फ ऑफ मेक्सिको ही बोलता था, लेकिन अब यूएस में गूगल मैप गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ मेक्सिको ना कह के गल्फ ऑफ अमेरिका बोलेगा, ठीक है। क्लियर है? अब आ जाओ आखिरी क्वेश्चन मित्रों। पद्म विभूषण इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। और 2025 में 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला, जिसमें बिहार स्पेसिफिक की बात करें तो शारदा सिन्हा को मिला। ये लोक गायिका थी, ठीक है, फोल्क सिंगर थी, जो पिछले साल छठ के आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनको पद्म विभूषण के अवार्ड से नवाजित किया गया। और 2024 में एक वैजयंती माला करके एक्ट्रेस है, इनको मिला था। और पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण इस बार जो इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 3rd